यही Yes, हमारी sir. यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, एक्सेस थ्योरम 1.2. According to this theorem, every composite number can be expressed as a product of prime. And these factorizations is unique apart from the order in which the prime factor occur, in which the factor occur. इसका मतलब है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जब भी किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो वो एक प्राइम फैक्टर के अंदर आते हैं, प्राइम नंबर के। तो आगे बच्चे, तो एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स में होते हैं और किसी भी ऑर्डर में हो। सो है बच्चे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आप लोग प्राइम फैक्टर करेंगे उसके अंदर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करोगे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी कंपोजिट नंबर के जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो सारे के सारे प्राइम नंबर के ही फैक्टर्स आते हैं और किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं आगे पीछे। यही है, द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशंस इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द फैक्टर इज अकर्ड। समझ आ गया मंजीता? हाँ बेटा जी, क्लियर है मंजीता? जल्दी बोलो बच्चे, आपके चक्कर में कर रहा हूं क्लास रिपीट। क्लियर हो गया? अगला करें। मंजीता क्लियर है बेटा? अगला करें क्वेश्चन। देखो जी, अब सेम एज इट इज हम लोग जितने भी अपने प्राइम फैक्टर वाले क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना होगा, जैसे कि एग्जांपल एक और देता हूं 156, तो ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर ही बेस है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकाले तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर जो है वो सब प्राइम नंबर्स के अंदर है। दैट्स अ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सर आगे बच्चे, तो आपने क्या देखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बात क्लियर है सबको? सेम फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही करोगे, जब भी आप किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशंस करोगे तो उसकी जो फैक्टराइजेशंस होगी वो सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो बेटा दो नंबर के बीच में, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। देखिए बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को कभी भी दो नंबरों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कभी एलसीएम फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपके पास दो नंबर दिए हुए 26 एंड 91। सबसे पहले आप 26 और 91 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 into 30। आपने क्या देखा, एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस होता है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के अंदर। सेम यही अगर 91 के प्राइम फैक्टर निकालोगे
तो ये एक्सप्रेस हो गया आपका 7 into 13। तो आपने क्या देखा, दोनों में कॉमन टर्म जो है वो 13 है, तो एचसीएफ हो गया 13। 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो 13 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। आंसर आ गया 182। कितना क्लियर हो गया, डाउट है? हाँ बेटा जी, क्लियर सबको? अब ऐसी इसके दोनों पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं मंजीता, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं सीधा 3 वाला करवा रहा हूँ। ये क्लियर हो गया सबको? जब भी टू नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो पहले उसके प्राइम फैक्टर करते हैं, उनमें से जो भी कॉमन आता है वो हमारा एचसीएफ हो गया, और फिर एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। यहां तक वो क्लियर है बच्चे? हाँ जी। तो अब देखिए 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो जब भी आपको 3 नंबरों का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होता है तो उसका अलग मेथड है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए 2 नंबर वाला, फिर मैं आपको 3 नंबर वाला एलसीएम और एचसीएफ सिखाऊंगा जो एग्जाम में जरूर आता है। तो नोट कर लीजिए, जब भी किसी एलसीएम और एचसीएफ को आप लोगों को अरिथमेटिक थ्योरम से फाइंड करना हो तो पहले हम दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर करते हैं, उसके बाद जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कॉमन लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एचसीएफ, और फिर एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। यहां तक क्लियर है सबको? रब कर दो बच्चे। यस सर। देखिए बेटा, अब इसी का एक सेकंड पार्ट और देख लीजिए। अब इसी के सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें आपको 2 नंबर दिए हैं 510 एंड 92। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 to the 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 5 से करेंगे, और फिर 17 से। क्या देखा, जो प्राइम फैक्टर है 510 के, अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपने क्या देखा, जितने भी इसके फैक्टर्स आए वो सारे प्राइम नंबर की फॉर्म में आए हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ऐसे जब 92 के प्राइम फैक्टर निकालोगे 46, फिर 23, फिर 23, तो आपने क्या देखा कि 92 के भी जो प्राइम फैक्टर है वो 2 into 2 into 23 है। दोनों में जो कॉमन टर्म आ रही है वो 2 है, तो एचसीएफ हो गया 2। तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2। अब एलसीएम को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। ये हमारा एलसीएम को फाइंड करने का। अब 46 into 5510 ये हमारा एलसीएम बनेगा। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बचे किसी को? आशिम, क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। तो ये 23460 आपका आंसर आ गया। तो इट इज अ एलसीएम ऑफ 92 एंड 510। तो एक सिंपल कंसेप्ट में आपने जब भी किसी चीज का एलसीएम निकालना होता है दो नंबरों में, तो पहले हम उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं और फिर बाद में उसका एलसीएम। जल्दी से नोट कर लीजिए सारे बच्चे। हम शुरू करेंगे 3 नंबर्स वाले। जब हमें 3 नंबर्स दिए होते हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, देख लीजिए बच्चे। अब है क्वेश्चन नंबर, रिया क्लियर हो रहा है बच्चे? तो दो नंबरों का जब भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है तो पहले हम उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर के बाद जो जो दोनों में कॉमन टर्म आती है वो एचसीएफ हो गया, और फिर एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। क्लियर है रिया? हाँ बेटा जी, कंसेप्ट क्लियर है? तो बात समझाऊं एक और? सर क्लियर है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। बेटा बोलो सर। आपने जो ये वाले करी है 510 और 92 में, उसमें कैलकुलेशन गलत है। वहां पर 460 आना चाहिए, 560 बच्चे। सर जैसे आपने सर एलसीएम निकाला वो 23460 आ रहा है सर, लेकिन आपने 560 का लिखा है। यस देखो जी, अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ है। देखिए सारे बच्चे, जब भी 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं बच्चे, तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो नोट कर लीजिए, जब भी हम लोगों को 3 नंबरों का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होता है
तो आप ये वाला मेथड यूज नहीं करते। उसके अंदर हम लोग किस तरह से करते हैं वो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं 12, 15 और 21। तो 3 नंबरों का जब भी आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ का रूल सेम रहेगा, इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकालो और इनके सारे प्राइम फैक्टर को नोट करो। तो आपने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 into 6 into 3 आ गया। 15 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 into 5 और 21 का प्राइम फैक्टर आ गया 3 into 7। ये तीन प्राइम फैक्टर आ गए। 12 का प्राइम फैक्टर आया 2 into 2 into 3। 15 का प्राइम फैक्टर आया 3 into 5 और 21 का प्राइम फैक्टर आया 3 into 7। तो अगर हम इनमें कॉमन की बात करें तो सब में एक कॉमन टर्म आ रही है 3। ये 3 सब में कॉमन है, तो ये तो हो गया एचसीएफ। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। बट एलसीएम को निकालने का मेथड अलग होता है 3 नंबरों के अंदर। तो जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो, जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो उसमें एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग इन सबके हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 फैक्टर यूज हुए हैं, अगर सारे बच्चे नोट करें तो 4 फैक्टर यूज हुए इन 3 प्राइम फैक्टरों में, एक 2 का, एक 3 का, एक 5 का और एक 7 का। तो आप लोगों ने इन चारों प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो एलसीएम निकालते समय हमारे यहाँ पे 4 प्राइम फैक्टर यूज हुए, 2, 3, 5, 7। समझ आया बच्चे? तो जब भी 3 नंबरों का एलसीएम निकालना हो तो आपने ये चेक करना है कि हर नंबर के कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। जैसे कि 12 के अंदर 2 प्राइम फैक्टर यूज हुए 2 और 3, 15 में 2 प्राइम फैक्टर यूज हुए 3 और 5 और 21 में 3 और 7। तो टोटल प्राइम फैक्टर जो यूज हुए हैं वो है 2, 3, 5, 7। अब आपने इन सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2, इन सब में 3 की हाईएस्ट पावर है 1, हर किसी में 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। ऐसे इन तीनों में 5 की हाईएस्ट पावर 1 है और 7 की भी। तो दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो जब 3 नंबरों का एलसीएम लेना होता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं और उसके बाद आप लोगों को उन सबसे प्राइम फैक्टरों की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे इन तीनों में 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, इन तीनों में 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की भी 1 और 7 की 1। तो उसका मतलब है एलसीएम हो गया इसका 4 into 3 into 5 into 7, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया 12, 12 into 35, that is called 420। तो नोट कर लीजिए एलसीएम आ गया इसका 420। सबको समझ आ गया? 3 नंबरों का एलसीएम लेते समय जो जो प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं उनकी हाईएस्ट एलसीएम, बट एलसीएम निकालते समय सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। समझ आ गया मंजीता और रिया? क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। अब गुड बच्चे, आप लोगों की बैकअप क्लास के लिए मैंने क्लास रखी है जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सारे बच्चे प्लीज ध्यान से देखना। आगे स्टार्ट करें बच्चे। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 3 नंबरों वाला कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, थर्ड का सेकंड पार्ट। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, इसमें आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं 17, 23 और 29। आपने पहले इन तीनों नंबरों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 17 के प्राइम फैक्टर 17 into 1 ही होंगे क्योंकि वैसे प्राइम नंबर है। सेम ऐसे 23 के प्राइम फैक्टर 23 into 1 ही होंगे और 29 के प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर भी 29 into 1 ही होंगे। अब आपने क्या देखा बच्चे, तीनों में कॉमन 1 आ रहा है। इसका मतलब जो एचसीएफ है वो तो हो गया 17, 23 और 29 का एचसीएफ आ गया 1, क्योंकि सब में से 1 ही कॉमन आ रहा है। बट एलसीएम निकालते समय मैंने कहा था इसमें 3 प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं 17, 23 और 29, उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो इन तीनों में 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की भी हाईएस्ट पावर 1 है और 29 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो जो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा बच्चे वही आपका एलसीएम होगा। ये बात क्लियर होगी? तो 3 नंबरों का जब भी एलसीएम निकालना है तो जो जो प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर कंसीडर कर लो।
हाँ जी बच्चे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. नोट करिए, ये आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट होमवर्क कर लेना। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? 4 क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes, sir. देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा जी आपके पास दो नंबरों का एचसीएफ गिवन है, उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये देखिए बेटा। तो सबको क्लियर हो गया कि दो नंबरों और तीन नंबर्स के अंदर एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के अलग अलग मेथड होते हैं। एलसीएम को देखिए जी, अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें आपको टू नंबर्स का जो है 306 और 657, आपको इन दो नंबरों का एचसीएफ गिवन है 9, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है एलसीएम निकालने का। जब भी दो नंबरों के बीच में एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। यहाँ पे नंबर तो हो गए 306 और 657, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इनका एचसीएफ। समझ आया बच्चे? तो जब भी आप लोगों को दो नंबरों का एलसीएम निकालना है तो उनका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट अपॉन देयर एचसीएफ। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे 9 को इससे, ये आ गया 34 इंटू 657। कोई डाउट? अब सिंपल आप लोग इन दोनों को इंटू कर लीजिए, आप लोगों का एलसीएम आ गया। कोई डाउट है? जल्दी क्लियर करो। रिया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? डाउट है बच्चे? सर क्लियर है। गुड बच्चे, जल्दी नोट करिए। इट इज एलसीएम ऑफ द टू नंबर। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट करके उनको एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो आप लोगों का एलसीएम फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे। सर प्लीज। देखिए बेटा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज होगी। और अगर हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर हम लोग किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालें और उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कंटेन हो जाए, जो दोनों प्राइम नंबर है, तो वो कभी ना कभी किसी यूनिट प्लेस पे 0 जरूर आता है। तो कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए मैं रब करूं। अब जैसे सपोज कर लो बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें एक्सप्रेस करती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, चाहे वो कंपोजिट नंबर आपका 10 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 14 हो, ये सब नंबर जो होते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। जैसे ये 2 into 2 into 3, ये 2 into 7। तो आपने क्या देखा, जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकाले तो वो सारे प्राइम नंबर में आ रहे हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये बात क्लियर होगी कि जब भी किसी कंपोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो हमेशा प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। यूनिक ना पार्ट और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अब इसी के कहते हैं कि अगर किसी भी अरिथमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालो और उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कंटेन हो तो उसकी यूनिट प्लेस में जरूर 0 आएगा। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब से 20 है। अब 20 के प्राइम फैक्टर कैसे निकले? 2 into 2 into 5। तो अगर 2 और 5 आ रहा है तो 0 जरूर आएगा। ऐसे ही अगर सपोज करो नंबर है 200, तो उसके भी अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या देखोगे कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 दोनों आ गए। इसका मतलब किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 आता है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर आते हैं। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताती है। तो अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करो और उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों कंटेन हो जाए तो उसका मतलब है वो यूनिट प्लेस में कभी ना कभी 0 जरूर आएगा। समझ आया? तो यही अगला क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है 6 की पावर n। तो कह रहे हैं n यहाँ पे जो है हमारा एक नेचुरल नंबर है, जो n है इज अ नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है कि
n की किस पावर के लिए यहाँ पे 0 आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो उसका मतलब 0 कभी यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता, ये चेक करना है। तो आपको पता है इसको चेक करने के लिए पूरा 6 की पावर n तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपसे 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। जब आपने 6 के प्राइम फैक्टर निकाले तो प्राइम फैक्टर आ गए 2 और 3। तो आपने क्या देखा, जो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है उसमें कंटेन है 2 की 3 और n, मतलब 2 की n और 3 की n, जिसमें 5 नहीं आ रहा। ये 5 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब किसी भी n के लिए 0 नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ आगे बच्चे। तो क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 contain other than 2 की n and 5 की m, ठीक है जी। So that by the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है जी, the prime factor of 6 की n, ठीक है जी, no natural number of n, no natural number of n for which 6 की n end with digit 0, for which 6 की power n with ending with digit 0। समझ आ गया। तो क्या देखा, जब प्राइम फैक्टर के अंदर c के कोई भी 2 और 5 नहीं आ रहा, तो उसका मतलब किसी भी n के लिए इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा इस टर्म के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आपने क्या देखा, जब आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो इसके प्राइम फैक्टर में और इसके प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर तो आ रहे हैं, बट 5 के अलावा प्राइम नंबर आ रहा है। और जबकि कोई भी नंबर अगर एंडिंग में डिजिट 0 होता है, तो आपने क्या चेक किया था कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब किसी भी n के लिए ये 0 डिजिट से n नहीं हो सकता। ये बात समझ आएगी। हाँ जी मंजिता, क्लियर होगी? रिया, Yes, आपको sir. क्लियर है दोनों कंसेप्ट कि किसी भी नंबर में अगर एंडिंग में डिजिट 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में, यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, इसका मतलब अदर देन 2 है और 5 है, तो इसका मतलब किसी भी फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए डिजिट में 0 नहीं होगा। ये बात समझ आई है? दोबारा समझाऊं, ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? दोबारा समझाऊं, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर एंडिंग में डिजिट 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, बट 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, तो इसलिए किसी भी n के लिए ये एंडिंग में डिजिट 0 नहीं होगा। समझ आगे बच्चे? रब कर दूं? हाँ, किसी ने पूछना है या क्लियर है? रब कर दूं बच्चे? कशिश क्लियर? लास्ट में लिखा हुआ है बच्चे, मैंने पहले भी कराया हुआ है, लिखा हुआ है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 कंटेन अदर देन 2 के एंड 5 के एंड सो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज नो नेचुरल नंबर ऑफ n फॉर व्हिच 6 की n डिजिट में 0। यही तो लिखा हुआ है। समझ आ गया? क्वेश्चन देखिए, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर प्रूव करना है ये कंपोजिट नंबर है। तो आप लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करनी है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसके प्रोडक्ट करने पर उसके सारे प्राइम फैक्टर आते हैं। आओ जी प्राइम नंबर के फैक्टर निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों के पास नंबर दिया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13। जब आप लोग इन दोनों के बीच प्लस का साइन है, जब इन दोनों में प्लस का साइन है, दोनों में 13 कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 7 into 11 plus 1। अब जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 77 plus 1 78। 11 into 7 77, 77 plus 1 78। अब जब 78 के प्राइम फैक्टर निकाले, इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 into 39 फिर 3 into 13। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 into 3 into 13। तो क्या देखा, सारे प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो यही कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे लगा दो बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पता ना सबको? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 एवरी कंपोजिट नंबर
can be expressed as a product of primes. समझ आ गया बच्चे? हाँ वंश ग्रोवर, समझ आया कि नहीं आया बेटा? आ गया सर, क्लियर है। तो नोट कर लीजिए सारे बच्चे कि जब भी अपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालें और वो सारे प्राइम नंबर के अंदर आए तो उसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर में आए, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर एट विच द प्राइम फैक्टर अकर। समझ आ गया मंजीता? अब तो बेटा आउट ही एक्सरसाइज कंप्लीट। अब तो नहीं कहोगे? चलिए जी, अब सिंपल कंसेप्ट समझा दिया कि कोई भी नंबर अगर कंपोजिट नंबर है तो उसके प्रोडक्ट करने पर सारे प्राइम फैक्टर आने चाहिए, और वही आ रहे हैं बिकॉज बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक every composite number can be expressed the product of prime, and this factorization is unique apart from the order at which the prime factor occurs. उसके अकॉर्डिंग हम जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आता है, और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। जब हम इन दोनों में 13 कॉमन ले रहे हैं तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 7 into 11 plus 1। 7 into 11 77 होता है, 77 ने 1 ऐड किया 78, और जब 78 के प्राइम फैक्टर निकाले तो आगे 2 into 3 into 13, इसका मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो यही कंपोजिट नंबर की पहचान होती है कि जब उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसके सारे प्रोडक्ट प्राइम्स आते हैं। क्लियर हो गया? फिर अब कर दूं, कोई डाउट तो नहीं लिया? समझ आ गई फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम बताती है कि जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर में आते हैं, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो आगे पीछे। चलिए जी, इसको रब करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी अपने आप कर लेना, सेम एज इट इज। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं और उसके साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। देखिए बच्चे, अब जिन बच्चों ने नहीं की थी उनकी मैंने 1.2 कंप्लीट कर दिया है। अब 1.3 का मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। देखो बच्चे, अब पहले लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं there is a circular path around sport field। ये भाई स्पोर्ट फील्ड पे सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया टेक करती है इसे कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स, और रवि टेक करता है इसको कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं तो सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे कितनी डायरेक्शन में चलते हैं अगर सेम, तो कितने टाइम बाद वापस दोबारा मिलेंगे। उसका मतलब जब भी कोई चीज साइमल्टेनियसली हैपन होनी हो तो उस केस में निकालते हैं एलसीएम। जब कोई भी चीज साइमल्टेनियसली मीट करनी हो पर दोनों का टाइम अलग अलग हो तो उसको निकालने के लिए फाइंड करते हैं एलसीएम। तो ऐसे में एलसीएम फाइंड करने के लिए सोनिया और रवि के दोनों के टाइम जो हमें गिवन है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये आगे 18 के प्राइम फैक्टर और ये 12 के प्राइम फैक्टर। तो आपने क्या देखा, दोनों में जो कॉमन चीज आ रही है बच्चे वो आ रहा है आपका 2 और 3। अब एलसीएम निकालना आपको आता ही है, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एचसीएफ। 36 मिनट के बाद दोनों मीट करेंगे, इसका मतलब सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर 36 मिनट इन सर्कुलर पाथ। जल्दी से नोट करिए। तो जब भी कोई बंदे सर्कुलर मूव करते हैं और साइमल्टेनियसली मीट करना हो तो दोबारा वो कब मिलेंगे, जब का टाइम अलग अलग हो, तो उसके लिए एलसीएम फाइंड करते हैं। अब 1.3 एक्सरसाइज करा रहा हूं जिसके अंदर इरेशनल नंबर प्रूव करना आपको सिखा रहा हूं। बाकी मैंने 1.1 और 1.2 दोनों कंप्लीट कर दी थी। हाँ जी, आगे करें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपको पता है सब में एक ही मेथड यूज होना है कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम रूट 2 का इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखते हैं। सेम वैसे ही रूट 5 भी है, रूट 3 भी है, फिर उसको यूज करते हुए बाकी टर्म को भी हम इरेशनल प्रूव कर लेंगे। ये सबने सीखा हुआ है। तो आप देखते हैं जब 20-25 मिनट में मेरे से एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो सकती है तो 1 घंटे में तो आपसे पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो सकती है अगर ढंग से पढ़ने के मूड में हो। तो देखो जी, अब हमें प्रूव करना है शो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर।
किसी भी नंबर को अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो बच्चे आपको अपनी assumption को फॉल्स प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले आप ये एज्यूम करो कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने लेट करा, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है बेटा, तो वो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। तो हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। या हमने ये एज्यूम करा है कि √2 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो बच्चे कोई भी रैशनल नंबर जो होता है ना, अपनी अगर स्टैंड फॉर्म में आ जाए, जैसे मैंने कहा था 15/12 है, तो ये रैशनल नंबर तो है बट स्टैंड फॉर्म में नहीं है। स्टैंड फॉर्म में तब आएगा उसको 3 से कैंसिल करेंगे, ये 5/4 आ गया। 5/4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको कहेंगे कोप्राइम नंबर। इसका मतलब √2 तब भी रैशनल नंबर बनेगा जब ये कोप्राइम मानेंगे पी एंड क्यू को। तो हमने एज्यूम कर लिया पी एंड क्यू और कोप्राइम। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है 3 और 4 के, मतलब पी और क्यू में। अगर आप ये प्रूव कर दो कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन है 1 के अलावा, तो इसका मतलब आपकी assumption गलत हो जाएगी और √2 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि p और q में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर है। समझ आ गया कशिश? क्योंकि रैशनल नंबर वो होते हैं बच्चे जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि वो कोप्राइम नंबर होते हैं। बट अगर आप ये प्रूफ कर दो कि p और q में कुछ भी कॉमन है, तो आपकी assumption गलत हो जाएगी और √2 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। अब उसे करने के लिए सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √2 q इक्वल टू p। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, इसका स्क्वायर p आ गया। कोई भी नंबर अगर इस टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, उसका मतलब 2 की टेबल में p स्क्वायर आता है। इसका मतलब p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। कभी भी कोई चीज ऐसे एक्सप्रेस हो तो इसका मतलब है कि a 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ऐसे है p स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें गिवन है ये इसके इक्वल है। तो जब किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो खाली p भी डिविजिबल होगा। p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय द थ्योरम 1.3। ये थ्योरम बताती है 1.3 कि अगर कोई किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो खाली नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहां तक क्लियर हो गया कि p भी जो है वो 2 से डिवाइड है, पर पता नहीं कहां पे। p स्क्वायर तो q स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है। 2 into q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ऐसे 2 into 4 इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब 8 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है। तो ऐसे ही p स्क्वायर जो है वो किसी q स्क्वायर में डिवाइड होता है। बट खाली p कहां डिवाइड होता है उसके लिए नहीं पता, वो हमने अज्यूम कर लिया कि जो खाली p है वो किसी इंटीजर c पे डिवाइड होता है। c इज एनी इंटीजर, लेट कर लिया। अब अगर c कोई इंटीजर है तो हमने इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, p की वैल्यू को यहाँ पे, और जैसे ही आपने p की जगह 2c पुट करा और इसका होल स्क्वायर खोला, इसको कैंसिल किया, तो आपका आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये भी एक्सप्रेस हो गया 2 into समथिंग इक्वल टू q स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि q स्क्वायर जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। यहां से ये भी प्रूफ हो गया q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो जब q स्क्वायर डिविजिबल 2 से है तो q भी डिविजिबल होगा 2 से। अब यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया हमारी assumption गलत है, क्योंकि p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, और दोनों के दोनों जो है वो p और q 2 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे लिख दिया 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q, so therefore p and q are not a coprime। इसका मतलब क्या हुआ? p and q are not coprime। जब ये coprime नहीं है इसका मतलब our assumption is false। हमारी जो assumption जो हमने लेट किया है is false, वो गलत है, और कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर। और फैक्ट क्या हो गया कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर हो गया। ये सबको समझ आया? डाउट है बताइए। कशिश समझ आ गया? डाउट है बच्चे? सर क्लियर। गुड बच्चे, तो जल्दी नोट करिए, 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करना, कोई नया रूल नहीं है। जिसको भी रैशनल नंबर प्रूव करना है उसको रैशनल लेके चलो, और अगर आप प्रूव कर दो कि उसके अंदर कॉमन फैक्टर भी है तो वो अपने आप ही आप लोगों के assumption गलत कर देगा और वो आप लोगों का एक रैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। जल्दी से बताइए अब कौन सा डाउट है, क्योंकि एक टाइम कम रह गया मेरी क्लास से 2 बजे दूसरे बैच की, तो रिज्वाइन नहीं होगा आज। तो अगर कोई एक आध क्वेश्चन किसी और ने पूछा जल्दी पूछ लीजिए, सारी एक्सरसाइज इसी में बेस है। हाँ जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है सर उसके अलावा। मुझे पूछना है एक डाउट। जल्दी पूछो बेटा, जल्दी, टाइम कम है फॉरवर्ड।
पूछो बेटा जल्दी से, जो डाउट है। सर मुझे ना 15 प्लस 7 रूट 3 को रैशनल प्रूफ करना है सर, मैं लिखने का तरीका नहीं आ रहा है उसको, तो एक बार आप 15 पूरा plus- करके दिखा दो। 15 प्लस 7 रूट 3। देखो बच्चे, तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हमें दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब क्वेश्चन आता है 15 प्लस 7 रूट 3, तो उसे करने के दो मेथड होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 के अंदर आपको एक गिवन होगा ऑलरेडी, आपको एज्यूम करना होगा कि आपका रूट 3 जो होता है वो रियलिटी में एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ठीक है जी, या फिर 3 मार्क्स का भी आ सकता है। बट जब भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो आपको रूट 3 को पहले इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है, जैसे मैंने अभी किया था। पर इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है, इसका मतलब रूट 3 कभी भी p by q में नहीं आ सकता। तो अब हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि 15 प्लस 7 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हमने एज्यूम करा है, अभी हमें पता नहीं है कि है कि नहीं, तो हमने एज्यूम कर लिया 15 प्लस 7 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। जब हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर मानते हैं तो आपको पता है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया p by q की फॉर्म में। अब यहां से 7 रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं, जो हमें पता है कि इरेशनल नंबर है। अगर गलती से हम ये प्रूव कर दें कि हमारा रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो हमारी असम्पशन गलत हो जाएगी। देखो जी, अब ये 15 में आके माइनस का हो गया, यहाँ पे हमने क्यू एलसीएम ले लिया, p माइनस 15 क्यू आ गया। अब ये 7 नीचे आके डिवाइड का हो गया। जब आपने 7 को नीचे आके डिवाइड का करा तो आपने क्या देखा कि रूट 3 आपका p by q की फॉर्म में आ रहा है। अब प्रणय समझ आया, रूट 3 किस फॉर्म में आ रहा है? यस सर। जबकि हमले को वो शुरू में क्या पता है, एज्यूम क्या दिया हुआ है, हमें क्या कंडीशन दी है, रूट 3 तो इरेशनल नंबर है, जबकि हमारा रूट 3 तो रैशनल आ रहा है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन तब गलत आती है जब हम किसी गलत लेके चले।